गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 17 अगस्त 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें और निश्चित तौर पर इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दे दें। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपीएससी ने 2018 में ये क्वेश्चन पूछा था और इस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक का मुझे डिस्कस करना है आज आपके साथ बिजनेस पेज पे भी। तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपके लिए डाल रहा हूँ। यूपीएससी ने 18 में क्वेश्चन ये पूछा था। क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग लिंक्स ऑल द एटीएम इन इंडिया। इनमें से कौन से एक ऐसी संस्थान है जो जितने भी एटीएम भारत में हैं उसको लिंक करने का काम करती है। ऑप्शन ए है इंडियन बैंक एसोसिएशन, आईबीए जिसे कहा जाता है। ऑप्शन बी है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ऑप्शन सी है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई इसे कहा जाता है। या ऑप्शन डी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। इसमें क्या जवाब होगा आपका कमेंट सेक्शन में निश्चित तौर पे हमें लिखें। वीडियो के आखिर में मैं डिस्कस कर दूंगा और साथ ही साथ इससे रिलेटेड संस्था का जिक्र आज मुझे आपके साथ बिजनेस पेज पे करना है। कश्मीर में सभी दलों को साथ लेने की तैयारी। तो कश्मीर में इससे पहले जो उपराज्यपाल थे वो मुर्मू साहब थे। मुर्मू साहब इस्तीफा दे दिए हैं। भारत के नए क्या हो सकते हैं और वर्तमान के कश्मीर के जो उपराज्यपाल बने हैं जम्मू कश्मीर के वो बने हैं मनोज सिन्हा जी। मनोज सिन्हा जी एक पॉलिटिकल व्यक्ति हैं। तो इनकी जो नियुक्ति जम्मू कश्मीर में हुई है उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से राजनीतिक पार्टी की जो सत्ता है उसको स्थापित करना इसका ध्येय है, इसका उद्देश्य है। देखो, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 19 में आया था और इसके तहत 2 स्टेट का निर्माण हुआ था। दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश था। पहला था जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा जो बना है वो बना है लद्दाख। तो लद्दाख जो संघ शासित प्रदेश बना है, केंद्र शासित प्रदेश बना है, ये पूरी तरह से चंडीगढ़ की तरह होगा। वहाँ पे उपराज्यपाल होगा। और जम्मू कश्मीर जो बना है संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश वो होगा दिल्ली की तरह। यानी जम्मू कश्मीर का अपना विधानसभा होगा, जम्मू कश्मीर का में विधायक होंगे, जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री होंगे। तो इसलिए इनकी जो नियुक्ति की गई है, इनकी नियुक्ति का सबसे बड़ा ध्येय है, सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से चुनाव करवाया जाए, जम्मू कश्मीर के विधानसभा का गठन किया जाए, जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री हो, जम्मू कश्मीर का प्रशासन ढंग से चले। इसलिए एक राजनीतिक व्यक्ति मनोज सिन्हा की नियुक्ति की गई है उपराज्यपाल के पद पे। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार इसको इस रूप में आप देख सकते हैं। बाकी जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 19 बहुत ही चर्चा में रहा है। यूपीएससी इससे क्वेश्चन पूछ सकता है और हमने कई बार डिस्कस किया। बाकी फर्स्ट पेज पे न्यूज़ कुछ खास नहीं है, इसको एक बार आप देख सकते हैं। संसद के मानसून सत्र में पहली बार बदलेगा नज़ारा। तो संसद का मानसून सत्र स्टार्ट होने वाला है, उसको लेकर के न्यूज़ दिया हुआ है, इसको भी जाकर के एक बार देख सकते हैं आप। छोटे पड़ोसियों के लिए और उदार होगा भारत। इसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 15 अगस्त के अपने भाषण में भी किया था। देखो, इसका 2 रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ये जो देश हैं ये भारत से नाखुश चल रहे हैं और यही कारण है कि ये देश चीन की ओर आकर्षित हो रहा है। और चीन की ओर आकर्षित हो रहा है, ये भारत के लिए अच्छा सबब नहीं है। तो निश्चित तौर पे भारत सरकार इसको लेकर के सजग है, भारत सरकार इसको लेकर के काम कर रही है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान के लिए सरकार क्या कर रही है। और साथ ही साथ आज मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। सोमवार आज है और आज मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। भारत और नेपाल के विदेश सचिव के अगुवाई में एक बैठक होने वाली है।
और उस बैठक में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2018 में जब काठमांडू का दौरा किया था तो वहाँ पे उन्होंने कुछ कमिटमेंट की थी। कुछ कमिटमेंट का जिक्र यहाँ पे है। 5000 मेगावाट के पंचमेश्वर परियोजना, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के निर्माण, काठमांडू से रक्सौल होते हुए कोलकाता तक रेलवे लाइन बिछाने संबंधित 10 ढांचागत परियोजना की प्रगति की समीक्षा आज होगी। तो निश्चित तौर पे कल के पेपर में इस पर चर्चा होगा, हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे इसको लेकर के। लेकिन आप इसको इस तौर पे पढ़ सकते हैं इस न्यूज को कि भारत अपने पड़ोसी के लिए क्या क्या कर रहा है, क्यों आवश्यकता है, क्योंकि चीन वहाँ पे अपना प्रभुत्व जमा रहा है, चीन वहाँ पे निवेश कर रहा है एक तरह से। तो उससे बचने के लिए भारत को भी चीन को इनकाउंटर करना है, तो इसलिए भारत सरकार अपने पड़ोसी पर अधिक ध्यान दे रही है। साथ ही साथ मेंस पर्सपेक्टिव से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि भारत की बदलती पड़ोस नीति, किस तरह से हम अपनी पड़ोसी नीति को बदल रहे हैं लगातार, और कोविड के बाद, कोरोना वायरस के बाद किस तरह से भारत की पड़ोस नीति होना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है, उसको जिक्र हम कर देंगे। कल अगर होगा तो इस पर मैं डिटेल से डिस्कस कर दूंगा। सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया और वो केस है तलाक को लेकर के। हमने देखा है कि ट्रिपल तलाक कानून आया है और सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में जो केस आया है वो सबको तलाक का जो है सिमिलर तरीका होना चाहिए, सबके तलाक के लिए समान अधिकार मिलना चाहिए सबको तलाक के लिए। हिंदू के तलाक के लिए, मुस्लिम के तलाक के लिए, ईसाई के तलाक के लिए, क्रिश्चियन के तलाक के लिए सबको एक अधिकार मिलना चाहिए। इसको लेकर के चर्चा होने वाला है, तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या डिसीजन देता है। बस इसको एक बार आप पढ़ सकते हैं इस रूप में। इस न्यूज़ को देखो आप, प्राइम मिनिस्टर मोदी का अगर 15 अगस्त का भाषण नहीं सुना है आपने तो जाकर के सुन लेना। 86 मिनट का भाषण है, आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा। निश्चित तौर पे प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो भाषण होता है, खास करके किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का भाषण होता है, किसी भी प्रधानमंत्री का भाषण होता है, जो लाल किला के प्राचीर से भाषण देते हैं, उससे देश की भावी नीति तय होती है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि तटवर्ती क्षेत्रों पे एनसीसी कैडेट का जो है विस्तार हो जाएगा, और इसी के तहत आज का न्यूज है कि 173 जो सीमावर्ती जिला है, जो तटीय जिला है, जो हमारा विदेश के साथ टच करता है, वैसे जिला में एनसीसी कैडेट की नियुक्ति होगी। इसको लेकर के जो है यहाँ पे चर्चा किया गया है, इसको लेकर के हरी झंडी दे दी गई है रक्षा मंत्री के द्वारा। साथ ही साथ कल भी हमने डिस्कस किया था और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी अपने भाषण में डिस्कस किया था कि टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर 1974 में स्टार्ट हुआ था और उसके बाद देश में टाइगरों की संख्या बढ़ी। टाइगर के संरक्षण के लिए सरकार ने काम किया था जो 1974 में हुआ था, और विश्व में सबसे अधिक टाइगर अभी इंडिया में है। लगभग विश्व के 80% टाइगर इंडिया में है। तो उसी को देखते हुए, प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता को देखते हुए सरकार जो है प्रोजेक्ट डॉल्फिन और प्रोजेक्ट लायन शुरू करने वाली है। किस तरह से शेरों के संरक्षण किया जाए, क्योंकि एशियाई शेर का एकमात्र आवास नेचुरल हैबिटेट इंडिया है। यूपीएससी 19 में क्वेश्चन पूछा है। एशियाई शेरों का एकमात्र नेचुरल हैबिटेट इंडिया में है और वो भी गिर के क्षेत्र में पड़ता है जो गुजरात का क्षेत्र है। तो इसको लेकर के सरकार किस तरह से इम्प्रूवमेंट करे, किस तरह से देश में घटती लायन की संख्या को बढ़ाया जाए, तो इसको लेकर के प्रोजेक्ट लायन स्टार्ट होने वाला है। और साथ ही साथ डॉल्फिन जो हमारा जलीय जीव है, इसको भी लेकर के यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि हमारा जलीय जीव कौन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी सरकार स्टार्ट करने वाली है कि डॉल्फिन की संख्या को किस तरह से वृद्धि किया जाए, किस तरह से उसको बढ़ाया जाए। तो इस पर नज़र रहेगी। और ये दोनों ही डिस्कस प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने संबोधन में 15 अगस्त 2020 को लाल किला के प्राचीर से किया था। तो अब जो है, जो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिक्र किया था उसको अब एग्जीक्यूट किया जाएगा। 15 अगस्त के भाषण में जो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिक्र किया, चर्चा किया, उसका अब उसको धरातल के पटल पे उतारा जाएगा। अब उसके लिए प्रोजेक्ट लाएगी, उसके क्रियान्वित किया जाएगा, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब
देखो ये जो मुद्दा है काफ़ी इम्पोर्टेंट मुद्दा है। यूपीएससी के लिए कचरा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप 19 का प्रीलिम्स का पेपर देखोगे और मेंस का भी पेपर देखोगे, प्रीलिम्स में 4 क्वेश्चन यूपीएससी ने कचरा से पूछा था। तो कचरा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो कचरा का जो प्रकार है, वेस्ट का जो प्रकार है, जैसे यहाँ पे ठोस कचरा प्रबंधन 2016 एक्ट दिया हुआ। इसी तरह से जो हमारे पास ई वेस्ट आता है वो, सोलर वेस्ट आता है वो, उसके बाद बायोमेडिकल वेस्ट आता है वो। तो ये सारे के सारे कचरा को लेकर के आज एक कॉन्क्रीट पेपर दिया हुआ मुद्दा में आप जाकर के इसको देख लेना। कचरा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और जैसे जैसे न्यूज़पेपर में आएगा मैं डिस्कस कर दूंगा। प्रत्येक दिन मैं यहाँ पे एनालिसिस करता हूँ। ठोस कचरा प्रबंधन के बारे में भी हमने जिक्र किया है, तो जैसे जैसे न्यूज़ में आएगा मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। लेकिन वेस्ट कचरा यूपीएससी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। यूपीएससी क्वेश्चन लगातार पूछता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी पे दोहरे मापदंड। तो ये जो लिखे हैं, ये राइटर जो हैं हृदय नारायण दीक्षित जी, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष हैं और ये लिखा गया है जो प्रशांत भूषण जी हैं, जो उनको अवमानना का दोषी पाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसी को लेकर के ये आर्टिकल लिखे हुए हैं। मैं एक बार प्रशांत भूषण जी का ट्वीट आपको दिखा देता हूँ। ओके, ये प्रशांत भूषण जी का ट्वीट है। सीजीआई राइट्स अ 50 लाख मोटरसाइकिल्स बिलोंगिंग टू बीजेपी लीडर एट राजभवन नागपुर विदाउट अ मास्क और हेलमेट एट अ टाइम when it keeps the SC in lockdown mode, denying citizens their fundamental right to access justice। ये जो दिख रहे हैं आपको तस्वीर में, ये जस्टिस बोबडे हैं। प्रशांत भूषण ने इसकी आलोचना करते हुए कहा था कि जब देश में जो है प्रवासन की समस्या है, देश में माइग्रेशन की समस्या है, प्रवासी एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, वैसे कंडीशन में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लॉकडाउन में रखा हुआ है और साथ ही साथ बीजेपी के किसी नेता के 50 लाख के बाइक पे ये बैठे हुए हैं विदाउट मास्क, राइट, और विदाउट हेलमेट। तो इनके क्रिटिसिज्म के बाद सुप्रीम कोर्ट सख्त हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया और सुप्रीम कोर्ट ने इनको गिल्टी पाया कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना किया है। तो इसी को लेकर के ये दोषी पाए गए हैं और जल्द इन पे जो है सुनवाई होगी, जल्द इनको सजा मिलेगा प्रशांत भूषण जी पे। अब देखो ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये पूरी तरह से पॉलिटिकल आर्टिकल है। ये जो है विधानसभा अध्यक्ष हैं यूथ उत्तर प्रदेश के, और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो चूंकि प्रशांत भूषण जी ने बीजेपी के कॉन्टेक्स्ट में जो है कहा था कि बीजेपी के किसी नेता के 50 लाख की बाइक पे बैठे हुए हैं सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उसी को लेकर के इनके राइटर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन ये पॉलिटिकल अधिक है, अपने पार्टी को ये प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए ये रिलेवेंट नहीं है। लेकिन मेंस पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, मेंस पर्सपेक्टिव से या प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, दोनों ही पर्सपेक्टिव से आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा कि अवमानना का एक्ट किस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकता है। मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट आपके लिए होगा कि क्या अवमानना के लिए सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए अथवा नहीं लेना चाहिए, उसके पक्ष में क्या क्या पॉइंट है, विपक्ष में क्या क्या पॉइंट है। देखो अगर मैं फ्रेंकली बोलूँ ना आपको, तो जो दैनिक जागरण होता है, अगर आप दैनिक जागरण का एनालिसिस करोगे तो दैनिक जागरण प्रो गवर्नमेंट आपको दिखेगा। दैनिक जागरण का पेपर नॉर्मली प्रो गवर्नमेंट आपको दिखता है, सरकार के फेवर में नॉर्मली ये लिखने का काम करते हैं। इसी तरह से द हिंदू अगर आप देखोगे तो ये प्रो एंटी गवर्नमेंट दिखता है, सरकार के विपक्ष में नॉर्मली द हिंदू लिखने का काम करता है। लेकिन एज ए यूपीएससी एस्पायरेंट आपको दोनों के बीच में संतुलन बैठाने की आवश्यकता होगी। आपको ना तो सरकार के बहुत ज़्यादा पक्ष में बोलना है और ना सरकार के बहुत ज़्यादा विपक्ष में बोलना है। जहां आपको पूछा जाएगा आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, वहां पे आप विपक्ष में लिख सकते हैं, विपक्ष में बोल सकते हैं, लेकिन आपको दोनों के बीच में एक सामंजस्य बैठाने की आवश्यकता है। आत्मनिर्भर बनाने में सहायक नई शिक्षा नीति। तो नई शिक्षा नीति किस तरह से आत्मनिर्भर बनाने में सहायक हो सकती है, उसको लेकर के हम जिक्र करेंगे। कुछ पॉजिटिव पॉइंट राइटर ने बताया है।
देखो, पहला पॉइंट ये है कि बहुआयामी शिक्षा और स्वायत्तता है। बहुआयामी शिक्षा को बढ़ावा देने की कोशिश किया जा रहा है। यानी पहले क्या होता था कि अगर मान लो आपने 12th में मैथ लिया है तो मैथ के साथ आप सिर्फ फिजिक्स पढ़ सकते थे और केमिस्ट्री पढ़ सकते थे। अब आप मैथ के साथ अगर आपको इच्छा हुई कि मुझे हिस्ट्री पढ़ना है तो आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। आपको इच्छा हुई कि मुझे ज्योग्राफी पढ़ना है तो आप ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है तो आप पॉलिटी भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से जो है बहुआयामी शिक्षा और स्वायत्तता दिया गया है, निश्चित तौर पे एक सकारात्मक कदम है और लोगों के जीवन में, बच्चों के जीवन में इसमें प्रभाव पड़ेगा। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है कि अकादमिक बैंक और क्रेडिट की स्थापना किया गया। यानी 4 वर्ष का मान लो ग्रेजुएशन का कोर्स है, 4 वर्ष के कोर्स में पहले वर्ष आपने कंप्लीट किया, फर्स्ट ईयर आपने कंप्लीट किया, उसके बाद आपने छोड़ दिया, तो वैसे कंडीशन में भी आपको प्रमाण पत्र मिलेगा और साथ ही साथ आपको बोला जाएगा कि 1 वर्ष आपने कंप्लीट किया, आपको प्रमाण पत्र मिलता है और आप कभी भी आकर के ज्वाइन कर सकते हैं, फिर से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। 2 वर्ष अगर आपने कंप्लीट किया तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 वर्ष कंप्लीट किया तो आपको जो है डिग्री मिल जाएगा और 4 वर्ष कंप्लीट किया तो ऐसे कंडीशन में आपको जो है रिसर्च के साथ डिग्री मिलेगा। यानी 4 वर्ष कंप्लीट करने के बाद डायरेक्टली आप पीएचडी में इनरोल कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद अगर 4 वर्ष आपने कंप्लीट किया है तो उसके बाद सीधे आप पीएचडी में इनरोल कर सकते हैं। शोध कार्यों को प्रोत्साहन दिया गया कि किस तरह से हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करने की बहुत ही अधिक आवश्यकता है। अगर हमें चीन को इनकाउंटर करना है, चीन से प्रतिस्पर्धा करना है, देखो एक मोबाइल बनता है मान लो, तो चीन जो मोबाइल मान लो 10,000 रुपये में हमें देता है, तो उसमें जो भी खूबी होती है उससे अधिक खूबी का मोबाइल हम 9,000 रुपये में बना सके, इसके लिए हम जरूरी है कि हम रिसर्च को बढ़ावा दें, हम डेवलपमेंट को बढ़ावा दें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सरकार को काम करना होगा और इस नीति के तहत रिसर्च एंड डेवलपमेंट में प्रोत्साहित किया गया है। प्रत्येक यूनिवर्सिटी का अपना एक रिसर्च विंग होगा जहां यूनिवर्सिटी रिसर्च करेगी। शिक्षा की एक मजबूत नींव का निर्माण किया जा रहा है। 5+3+3+4 कॉन्सेप्ट पे एजुकेशन आगे बढ़ेगा। ये जो 4 है, लास्ट का 4, ये हो गया आपको 9, 10th, 11th, 12th, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। ये जो आपको 3 हो गया तो ये हो गया आपको 6, 7, 8 और ये जो है 5+3 हो गया, ये हो गया क्लास 5 तक का। ये जो 5 इनिशियल 5 हुआ, ये हुआ नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, क्लास 1, क्लास 2 और ये हो गया क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5। तो हर एक लेवल पे अलग अलग एजुकेशन दिया जाएगा। जैसे कि क्लास 5 तक, यानी जो फर्स्ट 5+3 है वहाँ तक, फर्स्ट 5+3 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये क्लास 5 तक हो जाता है। फर्स्ट 5 मतलब नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, पहला, दूसरा और उसके बाद तीसरा, चौथा और 5वां। तो क्लास 5 तक कोई अवरोध नहीं होगा। आप जिस लैंग्वेज में सीखना चाहते हैं सीख सकते हैं। आप मातृभाषा में सीखना चाहते हैं मातृभाषा में सीखिए, अन्य लैंग्वेज में सीखना है अन्य लैंग्वेज में सीखिए। उसके बाद ये लास्ट 4 होगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप विशिष्ट लैंग्वेज चाहते हैं तो सीख सकते हैं। आप फ्रेंच चाहते हैं फ्रेंच सीखिए, आप चाइनीज़ लैंग्वेज चाहते हैं चाइनीज़ सीखिए। तो जो लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं वहाँ पे अपनी मर्जी के लैंग्वेज आप सीख सकते हैं। 5 वर्ष का फाउंडेशन, 85% बच्चों का विकास जो है 6 वर्ष की आयु तक होता है। तो निश्चित तौर पे सरकार ने एक अच्छा कदम उसके लिए उठाया है। जो नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी के बच्चे थे उसे औपचारिक स्कूल नहीं मिलता था, अब वो औपचारिक स्कूल का पार्ट होंगे और औपचारिक स्कूल का पार्ट होंगे तो उसे पोषण युक्त आहार भी मिलेगा, मिड डे मील भी उन्हें मिलेगा। नेक्स्ट 3 वर्ष की तैयारी है, 3 वर्ष का मध्य चरण है और 4 वर्ष का जो है सेकेंडरी स्टेज है, जहां बच्चे अपने पसंद के सब्जेक्ट चुन पाएंगे। संगीत में इंटरेस्ट है तो संगीत में आगे बढ़ेगा, खेलकूद में इंटरेस्ट है तो खेलकूद में आगे बढ़ेगा और अन्य विषय को वो मुख्य विषय बना सकते हैं। संगीत में भी वो मुख्य विषय बना सकते हैं, खेलकूद को भी वो मुख्य विषय बना सकते हैं। तो एक तरफ से कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच दिया गया है, हमें मजबूत नींव के निर्माण में यह सहायक है। इंटर्नशिप और वोकल लर्निंग,
स्कूल शिक्षा में 10 दिन बिना बैग के आपको आना होगा। आपको बैग कैरी नहीं करना है, आपको किताब कैरी नहीं करना है। तो वहाँ पे आके करेंगे क्या, तो स्कूल में आपको सिखाया जाएगा कौशल विकास कार्यक्रम। क्लास 6 से ये स्टार्ट हो जाएगा। क्लास 6 के बच्चों को कारपेंट्री सिखाया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी सिखाया जाएगा क्लास 6 के बच्चों को, अन्य जो चीज़ें प्लम्बरिंग सिखाया जाएगा, टेक्नोलॉजी सिखाया जाएगा, एंड्रॉयड एप्लीकेशन सिखाया जाएगा, अन्य चीज़ें सिखाई जाएगी। जितना भी वोकेशनल लर्निंग होता है या कह सकते हो कौशल विकास का जो भी कार्यक्रम होता है वो क्लास 6 से बच्चों को दिया जाएगा। और 30 दिन के क्लास में 10 दिन उसे बिना बैग के स्कूल आना है। साथ ही साथ 100 विश्वविद्यालय फॉरेन के 100 यूनिवर्सिटी को देश में यूनिवर्सिटी खोलने का इजाज़त दिया गया है, परमिशन दिया गया है। जिससे क्या होगा, अगर विदेश की यूनिवर्सिटी इंडिया में आएगी, फॉरेन यूनिवर्सिटी अगर इंडिया में आएगी, मान लो अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ब्रांच इंडिया में खुलता है, तो उससे ये होगा कि जितने भी बच्चे इंडिया के ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए जाते हैं वो कम हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। उससे ये होगा कि भारत का जो है विदेशी मुद्रा भंडार जो कम हो रहा था, जो खर्च हो रहा था विदेशों में, वो बंद हो जाएगा। उससे ये होगा कि भारत के जो यूनिवर्सिटी है, इंटरनल यूनिवर्सिटी है, आईआईटी जैसे यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, वहाँ पे गुणवत्ता बढ़ेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो पाएगी। इसलिए सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है कि 100 वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटी का ब्रांच इंडिया में खोले। इसके लिए सरकार काम करेगी। साथ ही साथ योग्य शिक्षक की कमी को पूरा करने के लिए 4 वर्ष का बीएड और बीए कोर्स लाएगी। एक उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना किया जाएगा। कई बार हमने देखा है कि यूजीसी में और एआईसीटीई वगैरह में जो द्वंद्व की कंडीशन होती है, दोनों जो है एक दूसरे का बात नहीं सुनता है। ऐसे कंडीशन में एकमात्र हायर एजुकेशन का आयोग होगा जो इसको रेगुलेट करेगा। भले ही वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, दोनों को रेगुलेट करने का काम हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया करेगी। बेसिक फंडा है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। उसी चीज़ को जो है इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है आज। वर्षा जल संचयन पे जोर, इसको निश्चित तौर पे आप लोग पढ़ना, खुद से पढ़ना है इसको आप। लेकिन यहाँ पे जो है 4 बातों का जिक्र किया गया है। देखो, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे बाढ़ भी है, जहाँ पे सूखा भी है। बुंदेलखंड के क्षेत्र में सूखा पड़ता है और बिहार के क्षेत्र में वर्तमान में, खास करके नॉर्थ बिहार के क्षेत्र में, यूपी के क्षेत्र में, असम के क्षेत्र में अभी वर्तमान में बाढ़ की कंडीशन है। तो बाढ़ भी है, यहाँ पे सूखा भी है। आखिर उसको रोका कैसे जाए, तो बाढ़ को और सूखा को दोनों को मैनेज करने का काम है। एक तरह से मैनेज हो सकता है कि हम जल संरक्षण पे काम करें, जल संचयन पे काम करें। और यहाँ पे आपको ये तस्वीर दिख रहा है, इस तरह से प्रत्येक गांव में जो है हम जल संचयन के लिए काम कर सकते हैं। हम तालाब बना सकते हैं। गांव के एटलीस्ट 2 से 3% जो भूमि है वहाँ पे हम तालाब बना करके जल संचयन कर सकते हैं, जिससे हमारा ग्राउंड वाटर जो है इनरिच होगा, पानी की समस्या नहीं रहेगी और सूखा की समस्या को भी हम हल कर सकते हैं। जैसे बिहार का अगर आप क्षेत्र देखोगे तो बिहार में जो है बाढ़ भी आता है और बिहार में सूखा भी आता है। नॉर्थ बिहार में जहाँ बाढ़ की कंडीशन होती है, पूर्वांचल के क्षेत्रों में बाढ़ की कंडीशन होती है, मिथिलांचल के क्षेत्रों में बाढ़ की कंडीशन होती है। वहीं गया के क्षेत्रों में, नवादा के क्षेत्रों में, रोहतास के क्षेत्रों में वहाँ पे सूखा की कंडीशन होती है। तो हमें इसके एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन निकालना है। तो एक सॉल्यूशन है जल संचयन। और जल संचयन के लिए 4 चीज़ें राइटर ने बताया। पहला है कि जल संरक्षण व वर्षा के पानी को रोकना। दूसरा है कि पारंपरिक व अन्य जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना। तीसरा है कि पानी का पुनर्उपयोग और जल संरचनाओं का रिचार्ज करना। और चौथा है कि वाटर शेड का विकास और व्यापक पौधारोपण। ये 4 चीज़ किया जाना चाहिए जल संरक्षण को या जल संचयन को। संचयन मतलब स्टोरेज, जल संचयन को बढ़ाने के लिए ये 4 चीज़ किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ राइटर ने इजराइल की टेक्नोलॉजी को लेकर के भी चर्चा किया, उसको भी जाकर के एक बार पढ़ लेना आप। देखो, इंडिया जो है इजराइल से कई जगह मदद ले रहा है और ख़ास करके जल टेक्नोलॉजी के लिए इजराइल से इंडिया मदद ले रहा है। और इजराइल में जो है, जब हमारे प्रधानमंत्री इजराइल गए थे तो उसमें जो है एक इस तरह से जीप बनाया गया था और जीप पे एक मशीन लगा हुआ था और उस मशीन के माध्यम से जो खारा पानी होता है, जो समुद्री पानी होता है,
उस समुद्री पानी को पीने के पानी में भी कन्वर्ट किया गया था। और बाकायदा प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो है इमिडिएटली जो समुद्र तट है वहाँ पे ले जाया गया था और वहाँ पे जो है उसे पानी को, जो समुद्री पानी है उसको कन्वर्ट करके पीने के पानी में तब्दील करके उन्हें पानी पिलाया गया था। भारत में अभी तक इस तरह का व्यवस्था नहीं हुआ है कि हम समुद्री पानी को पीने के पानी के रूप में इस्तेमाल करें या समुद्री पानी को जो है हम इस्तेमाल खेती के संदर्भ में करें। तो इसको लेकर के इजराइल हमसे कहीं आगे है, खास करके पानी के टेक्नोलॉजी को लेकर के। और साथ ही साथ एक योजना आती है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, प्रति बूंद अधिक फसल। ये भारत सरकार का ध्येय है और इस ध्येय को भी पूरा करने के लिए हम इजराइल का उपयोग कर रहे हैं, इजरायली टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। तो उसके बारे में चर्चा दिया हुआ, एक बार जाकर के आप खुद से पढ़ लेना। बाकी जल संचयन को लेकर के, वाटर संकट को लेकर के मैं डिटेल से कभी डिस्कस कर दूंगा, एडिटोरियल इस सेक्शन पे आते रहता है। किसान समझने लगे हैं खेती वही जो बाजार को भाए। यहां पे एक योजना का जिक्र है। हम 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना चाहते हैं और उसके लिए सरकार ने कृषि निर्यात नीति 2018 लाया था। सरकार कृषि निर्यात नीति 2018 लाया था और यहाँ पे आप देखोगे कि 2018 में निर्यात हम $30 अरब का करते थे। $30 अरब यानी 3,000 करोड़ डॉलर, और इसको बढ़ा करके हम 2022 तक $60 अरब करना चाहते हैं। तो किसानों की आय, कृषि निर्यात नीति 2018 के तहत हम किसानों के जो सामान है, किसानों के जो फसल हैं उसको निर्यात को बढ़ाना चाहते हैं। 2018 में ये $30 अरब का था, 2022 में हम इसे $60 अरब का करना चाहते हैं, जो निश्चित तौर पे सहयोगी होगा किसमें, तो किसानों की आय को दोगुना करने में। तो उसी को लेकर के चर्चा है। अब यहाँ पे चर्चा यह है, इस न्यूज़ को अगर आप पढ़ोगे तो इसमें चर्चा यह है कि जो किसान को, जो मार्केट है, मार्केट के अनुरूप किसान को कृषि करना होगा। मान लो विश्व व्यापार में, या कह सकते हो विश्व के क्षेत्रों में, जर्मनी में अगर कुछ मांग है, ब्रिटेन में अगर कुछ मांग है, अमेरिका में कुछ मांग है, या इंडिया के ही मान लो मुंबई में कुछ मांग है, तो इसकी जो मांग है उस मांग को आइडेंटिफाई करके उस मांग के अनुसार किसानों को खेती करना होगा। इसके लिए किसान जागरूक हो रहे हैं ताकि किसान वो खेती करके पर्टिकुलरली मुंबई के बाज़ार में या विश्व के बाज़ार में वहाँ के मांग के अनुसार उत्पाद भेज सकें। तो उसी को लेकर के चर्चा है, आप इसको इस तौर पे देख सकते हैं। बाकी कृषि निर्यात नीति 2018 आप याद रख लेना, टारगेट याद रख लेना, $60 बिलियन का टारगेट है जो हमें 2022 तक अचीव करना है। और 2018 में भारत सरकार $30 बिलियन का जो है निर्यात करती थी। ऑफलाइन भुगतान को बढ़ावा देने की बड़ी घोषणा। देखो, हम डिजिटल टेक्नोलॉजी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि देश में डिजिटल टेक्नोलॉजी आगे बढ़े, डिजिटली लोग भुगतान करें, लेकिन 50 करोड़ लोगों के पास तो मोबाइल इंटरनेट ही नहीं है। 50 करोड़ उपभोक्ता के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो कैसे वो डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देंगे। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम ऑफलाइन कनेक्शन भी लाएं। देखो, ऑफलाइन भुगतान का कनेक्शन भी हम जल्द लाएं। तो इसको लेकर के सरकार सजग हो रही है और सरकार इसको लेकर के जागरूक हो रही है। सरकार इसको लेकर के काम करना चाहती है कि जब आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं हो, फिर किसी दुकान पे जाकर के आप कैसे सामान परचेज करेंगे बिना करेंसी के यूज किए हुए। तो यहाँ पे एक चर्चा है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की जो शुरुआत है इसकी 2012 में की थी। ये संस्था काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने 18 में इस पर क्वेश्चन पूछा था। थोड़ा सा मैं जिक्र कर देता हूँ इस संस्था का। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली, देश में जो खुदरा भुगतान है और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक अम्ब्रेला योजना है। यानी देश में जितना खुदरा भुगतान होगा और निपटान होगा उसको लेकर के अम्ब्रेला योजना है, सारी क्रियान्वयन काम यही करती हैं। और यूपीआई प्लेटफॉर्म का अगर आप यूज कर रहे हैं तो यूपीआई भी इसी प्लेटफॉर्म में लॉन्च किया था।
कंपनी एक्ट 1956 के धारा 25 के तहत नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के रूप पे ये शामिल है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी यानी और लाभकारी कंपनी, इसको लाभ कमाने से कोई मतलब नहीं है। इसके प्रमुख 10 प्रवर्तक बैंक हैं। 10 बैंक ने इसको मिल करके स्थापना किया था। मेजर इसमें जो बैंक है वो एसबीआई है। मेजर शेयर होल्डर इसमें एसबीआई है, पीएनबी भी है, कैनरा बैंक भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी है, आईसीआईसी बैंक भी है, एचडीएफसी बैंक भी है, सिटी बैंक भी है। ये सारे के सारे बैंक हैं, लेकिन मेजर इसमें शेयर होल्डर है एसबीआई है, जो इसके प्रमुख प्रवर्तक बैंक है। तो बेसिक इतना इंफॉर्मेशन याद आपको होना चाहिए। चीन जो है, देखो ताइवान को लेकर के, ताइवान को 10 वर्षों में 66 लड़ाकू विमान, F-16 विमान, F-16 अमेरिका की सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान है। और आपको याद होगा कि अभिनंदन के केस में F-16 विमान का ही प्रयोग पाकिस्तान ने इंडिया के विरुद्ध किया था। तो F-16 विमान जो है, 66 F-16 विमान अमेरिका किसको देगा? तो ताइवान को देगा। क्यों देगा? क्योंकि अभी लगातार चाइना जो है वो एग्रेसिव है, विश्व के लिए एग्रेसिव है। और चाइना का कहना है कि जो ताइवान है, ताइवान उसके क्षेत्राधिकार में आता है। पूरी ताइवान कोई देश नहीं है, बल्कि ताइवान जो है चाइना का एक पार्ट है, चाइना का एक टेरिटरी है। ये किसका कहना है? ये चीन का कहना है। और इसके लिए जिस तरह से अभी चीन एग्रेसिव है कोरोना के समय में विश्व में, क्यों एग्रेसिव है इस पर भी मैंने कई बार डिस्कस किया। लेकिन चीन जिस तरह से अभी विश्व के लिए एग्रेसिव है, वैसी कंडीशन में चीन, कई सारे खुफिया एजेंसी का कहना था कि ताइवान पे चीन हमला कर सकता है और ताइवान पे चीन काबू कर सकता है। जिस तरह से चीन ने हांगकांग पे काबू किया, हांगकांग की स्वायत्तता को समाप्त किया, उसी तरह से चीन ताइवान पे कब्जा कर सकता है। तो अमेरिका इसको लेकर के प्रतिरोध में है, प्रतिपक्ष में है। और अमेरिका जो है ताइवान को लड़ाकू विमान दे रहा है, और ना सिर्फ लड़ाकू विमान दे रहा है बल्कि अमेरिका ताइवान को प्रोटेक्ट कर रहा है। यही कारण है कि दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका का युद्धपोत वर्तमान में घूम रहा है और परमाणु संपन्न युद्धपोत है। वो युद्धपोत जो है वो परमाणु संपन्न युद्धपोत है, जो दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका का परमाणु पोत है। तो एक बार इसको इस रूप में देख सकते हैं। बाकी ईरान ने यूएई पर हमले की दी धमकी। आपको पता है कि यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल का जो है हाल फिलहाल में समझौता हुआ है। डिप्लोमेटिक रिलेशन को दोनों ने स्टार्ट करने का कोशिश किया है, और उसी को लेकर के ईरान ने धमकी दिया है। बहुत अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इजराइल और यूएई का जो है समझौता हुआ है वो अधिक इंपॉर्टेंट है। हमने उस पर चर्चा किया था, और साथ ही साथ भारत को वहाँ पे क्या बेनिफिट हो सकता है। भारत ने तेल रिसाव से निपटने के लिए भेजी मदद। एक जहाज आ रहा था, और ये जहाज जो है मॉरिशस के तट के बगल में, ये जहाज टूट गया। वहाँ पे तेल काफ़ी था उस जहाज पे, और तेल जो है बिखर के समुद्र में चला गया। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसे कहा जाता है तेल रिसाव की घटना, तेल स्पिल की घटना, अंग्रेजी में कहा जाता है ऑयल स्पिल। और उसको लेकर के भारत ने सहयोग भेजा है। किसको? तो मॉरिशस को सहयोग भेजा है। कितना सहयोग भेजा है इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्यों सहयोग भेजा है इंपॉर्टेंट है। मदद भेजने का यह फैसला प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजन सागर की दिशा में लाया गया है। यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजन था सागर, उस सागर के तहत हम मॉरिशस की मदद कर रहे हैं। यहाँ पे सागर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सागर क्या है? फुल फॉर्म सुन लो पहले, कि सागर मतलब होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन। इसका फुल फॉर्म है। 2015 में इसकी शुरुआत किया गया था। तो 2015 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो है मॉरिशस की यात्रा किया था, और मॉरिशस की यात्रा के दौरान सागर विजन दिया गया था। हिंद महासागर में भारत एक प्रमुख देश है। हिंद महासागर विश्व का इकलौता ऐसा देश है, इंडियन ओशन, अंग्रेजी में इंडियन ओशन कहा जाता है, हिंदी में हिंद महासागर कहा जाता है। हिंद महासागर विश्व का एक ऐसा देश है जिसका नाम भारत के नाम पे पड़ा है।
तो हिंद महासागर में किस तरह से शांति स्थापित हो, किस तरह से अस्थिरता सुनिश्चित हो, समृद्धि सुनिश्चित हो, पर्यावरण सुनिश्चित हो, इसको लेकर के भारत की जिम्मेदारी बनती है। और इसी जिम्मेदारी के तहत भारत सरकार ने मिशन सागर लाया था, यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, 2015 में लाया था। और इसी के तहत हम इसी जो है मिशन सागर के तहत हम जो है मॉरिशस को मदद भेज रहे हैं। तो मिशन सागर का फुल फॉर्म याद रख लेना, 2015 में आया था। इसका क्या उद्देश्य है वो याद रख लेना, बेसिक कॉन्सेप्ट बस आपको याद होना चाहिए। पलट गया तालिबान, कहा नहीं देते अफगान सरकार को मान्यता। तालिबान इशू क्या है मैं कभी बाद में डिस्कस कर दूंगा, पहले भी मैंने इस पर डिस्कस किया, लेकिन इसको जाकर के एक बार पढ़ लेना। गगनयान मिशन पे कोरोना की मार, लॉन्च में हो सकती है देरी। तो गगनयान मिशन पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसरो का मिशन है 15 अगस्त 2018 को, आज से 2 वर्ष ठीक पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि 2022 तक जब भारत अपनी आज़ादी का 75 वर्ष मना रहा होगा, उस समय तक हम जो है अंतरिक्ष में चले जाएंगे। मानव मिशन है ये, मानव को लेकर के अंतरिक्ष में जाएगी ये मिशन है, इसलिए इसका नाम दिया गया गगनयान मिशन। मानव को लेकर के अंतरिक्ष में जाने का ये मिशन है। लागत लगभग 10,000 करोड़ की है। तो इसके लिए जो है मिशन के लिए कुछ आवश्यक इंग्रेडिएंट है, आवश्यक कुछ कार्य करने थे। पहला काम था कि पुनः प्रवेश मिशन क्षमता, यानी मान लो एक मिशन लेकर के अंतरिक्ष में चला गया और अंतरिक्ष में जाकर के ये घूम रहा है, उसके बाद फिर इसको किस तरह से धरती पे लाया जाए, इसके लिए एक जो मिशन था पुनः प्रवेश मिशन क्षमता ये है। दूसरा है क्रू एस्केप्ड मिशन, तीसरा है क्रू मॉडल कॉन्फ़िगरेशन, चौथा है तापीय संरक्षण व्यवस्था, पांचवा है मंदक एवं प्रवर्तन व्यवस्था, जीवन रक्षक व्यवस्था, यानी वहाँ पे अगर जाएंगे अंतरिक्ष यात्री तो उसके जीवन रक्षक के लिए सरकार, उसके जीवन रक्षक के लिए इसरो क्या काम कर रही है, वो एक कैप्सूल विशेष दिया जाता है कि जैसे मान लो अंतरिक्ष में लोग जो रहते हैं 7-8 दिन लगभग रहेंगे, तो वहाँ पे रहने के लिए एक विशेष तरह का कैप्सूल दिया जाता है जिसको खा करके वो वहाँ पे जिंदा रह सकते हैं, उसको भूख नहीं लगेगी। तो ये सारी की सारी व्यवस्था जो है इसरो कर रहा है और लगभग इसमें से कई काम इसरो कर चुका है। तो ये सारी की सारी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी का विकास जो है इसरो कर लिया है। इसे जो लॉन्च किया जाएगा GSLV Mark 3 के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और टोटल इसमें 3 मिशन है, टोटल इसमें 3 मिशन है। 2 मिशन में जो है डम्मी को भेजा जाएगा, यानी हो सकता है तो रोबोट को जो है, रोबोट को मान लो अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और रोबोट 7 दिन अंतरिक्ष में घूमेंगे और उसके बाद फिर उसको धरती पे ले लाया जाएगा। 2 मिशन, पहले डम्मी मिशन होगा, 2 मिशन अगर सफल हो जाएगा उसके बाद इंसान को भेजा जाएगा, 3 व्यक्ति, 3 साइंटिस्ट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा जो लगभग 7 दिन अंतरिक्ष में रहेंगे। 300 से 400 किलोमीटर के निम्न लो अर्थ ऑर्बिट में रहेगा, 300 से 400 किलोमीटर के रेंज में रहेगा वो पृथ्वी का, 7 दिन रहेगा, उसके बाद फिर पृथ्वी पर रिटर्न हो जाएगा। तो इसको लेकर के यहाँ पे न्यूज है कि कोरोना के कारण थोड़ा सा डिले हो सकता है। चलिए आज हमारे पास इतना ही था, क्वेश्चन पे रिटर्न होते हैं। क्वेश्चन जो है NPCI से रिलेटेड है। NPCI की चर्चा हमने किया है आपके साथ। तो ATM को जो लिंक करने का काम करता है वो करता है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारत के जितने भी ATM होते हैं दूसरे से लिंक होते हैं और इस लिंक करने का काम करता है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।